हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज़ में रेगुलर वो क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर आप अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंप्यूटर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इन 10 क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इनमें से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो मेरी एडवाइस ये है आप उनको नोट डाउन ज़रूर कर लें, ताकि अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन रिपीट हो तो वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे तो आप गलत कर सकते हो बट एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन एकदम सही होना चाहिए। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो कोड दिया है वो आपको देख के समझ आ गया होगा, पाइथन लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है। इसमें हमें एक स्ट्रिंग दी है माई नेम इज़ एक्स, फिर एक लूप चलाया फॉर आई, एक वेरिएबल है, उसमें हम एक एक स्ट्रिंग को क्या करेंगे, स्प्लिट करके अलग अलग करके इस आई में हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, और बाद में उस आई को साथ साथ में प्रिंट करवाते जाएंगे। प्रिंट करवाते टाइम पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो फंक्शन यूज़ लिया गया है स्ट्रिंग स्प्लिट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रिंग को पाइथन में कैसे ट्रीट किया जाता है। तो जब भी स्ट्रिंग के अंदर हमें स्पेस मिलता है उसका मतलब है वहाँ से हम उस टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं या इनको अलग कर सकते हैं दोनों को। ये कंपाइलर के लिए एक पहचान है कि आपको जहाँ पे स्पेस मिले वहाँ से आप उस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। तो जब फॉर लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा उस समय मान लेते हैं कि कंपाइलर ने फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करना शुरू किया, स्ट्रिंग को माई, और इस my को वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद वो इसके एंड में क्या लगा देगा, हर आई को प्रिंट करने के बाद वो इसके एंड में कोमा लगाएगा। देन वो अगला स्टेटमेंट चेक करेगा, नेम को भी वो प्रिंट करवाएगा और उसके पीछे भी वो कोमा लगा देगा। देन वो देखेगा इज़, एक अलग से वर्ड को, इसे भी प्रिंट करेगा, उसके पीछे भी कोमा लगा देगा, और लास्ट में उसे मिलेगा एक्स, और एक्स भी प्रिंट करेगा, उसके पीछे भी कोमा को लगा देगा। बट यहाँ पे हमें तीनों स्टेटमेंट में देखो यहाँ एक्स के बाद में कोमा नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान करना। यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है, एंड में प्रत्येक आई को प्रिंट करने के बाद आपको पीछे कोमा लगाना ही है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रिंग को दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस स्टेटमेंट में एरर है। और अगर ये यहाँ पे कोमा लगा देता तो हम बोलते कि थर्ड स्टेटमेंट सही हो सकती थी, बट अभी जो है ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमें इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको ये आउटपुट ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी एक्सेस्ड इन। जब भी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, तब हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं, ये चीज़ इसने पूछी है। बट एग्जामिनर ने गेम क्या खेला है वो आपको अब समझ आएगा कि उसे एक्सेस हम कैसे करते हैं, या उसे एक्सेस हम कहाँ करते हैं, रैम एक्सेस या रोम एक्सेस, मेमोरी एक्सेस या डिस्क एक्सेस, रैंडम एक्सेस या शिफ्ट एक्सेस, और सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। अगर ये यहाँ पे एग्जामिनर एक वर्ड जोड़ देता कि एक्सेस्ड इन विच मेथड, तो हम इस क्वेश्चन को बिना देखे टिक कर सकते थे कि सीक्वेंशियल एक्सेस एक मेथड होता है और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। बट यहाँ पे इस वर्ड को इन्होंने यूज़ नहीं लिया, और अब ये आपको क्वेश्चन देता है कि द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन स्टोरेज डिवाइस, उसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, एक्सेस करने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक होता है सीक्वेंशियल और दूसरा होता है डायरेक्ट। सीक्वेंशियल का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं मेमोरी इस तरह से टेप में डिवाइड है, इसके हर ब्लॉक में डेटा रखा हुआ है। आप जब इस ब्लॉक को एक्सेस करोगे तो आपके लिए कंपलसरी है, आपको अगली बार एक्सेस ये करना पड़ेगा, देन आपको ये एक्सेस करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं हमें ब्लॉक एक्सेस करना था ये वाला,
बट आप डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं जा सकते, आपको यहाँ भी एक्सेस करना पड़ेगा। इन सब डेटा को आप एक्सेस करने के बाद इस ब्लॉक को एक्सेस कर पाओगे। इसे बोला जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस। बट ऐसी कोई मेमोरी जिसमें आपको ये वाला ब्लॉक एक्सेस करना था और आपको वहाँ पे ऐसा परमिशन मिल जाए कि आप डायरेक्ट इसे एक्सेस कर पाओ, तो एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी एक्सेस करने की जो स्पीड है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। इसे बोला जाता है डायरेक्ट एक्सेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑपरेटर इज़ यूज टू डिक्लेयर डिस्ट्रक्टर इन क्लास इन C++। जब भी हम डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं C++ के अंदर, तब हम कौन से एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए। देखो, C++ में हम क्लासेस बनाते हैं और ये क्लास क्या होती है, एक तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया हमने। अगर कोई इस क्लास में आएगा तो उसका नाम भी होना चाहिए, उसका रोल नंबर भी होना चाहिए, उसे सम करना आना चाहिए। इसमें कई फंक्शन भी हमने बना दिए, उसका एक ड्रेस कोड भी होना चाहिए। तो कुछ कंडीशन के बेस के ऊपर हमने एक बेसिक कॉमन क्लास बना दी। अब ये क्लास एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कब होगी या ये क्लास कब बनेगी, जब यहाँ पे पहला स्टूडेंट आएगा। फर्स्ट स्टूडेंट के ऊपर हमने ये सारी कंडीशन लगा दी कि आपका नाम आपको रजिस्टर में लिखवाना पड़ेगा, रोल नंबर आपका ये होगा, आपको ये ड्रेस कोड लेना है, ये बुक्स लेनी है, आपको सम आना चाहिए, आपको जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा है वो आना चाहिए। इन ये सब कंडीशन हम लगाएंगे स्टूडेंट पे, और ये सारी प्रॉपर्टी जो क्लास की है वो स्टूडेंट की भी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब नंबर 2 पे आया स्टूडेंट नंबर 2, उसे भी ये सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो C++ रियल एंटिटी की तरह ही काम करती है। वो भी एक क्लास डिफ़ाइन करती है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, और इन्हें एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस क्लास के स्टूडेंट नहीं बनाते, C++ में हम इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये तो था बेसिक समझने के लिए कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब जब भी हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसे मेमोरी में एक स्पेस मिल जाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, और जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया उसको अपनी मेमोरी में स्पेस मिल गया। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस दिलवाने का काम कौन करता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक तरह का फंक्शन होता है और ये क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, क्लास का जो नाम होगा, मान लेते हैं क्लास का नाम है सम, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, सम। ठीक है, एक बात तो ये होती है कि आप कंस्ट्रक्टर मत बनाओ, आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको C++ क्या करता है, एक कंस्ट्रक्टर देता है, वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को बनाओगे तो उसे मेमोरी में अपने आप जगह मिल जाएगी, है ना, ऑटोमेटिकली अपने आप जगह मिल जाएगी। बट कई यूज़र होते हैं या कई प्रोग्रामर हैं जो बोलते हैं हम हमारा कंस्ट्रक्टर खुद बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे कितनी वेरिएबल का वो कंस्ट्रक्टर होगा। उस कंडीशन में कंस्ट्रक्टर हम खुद बना सकते हैं, और ये एक कंडीशन होती है। अगर आप खुद का अपना कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो जब वो कंस्ट्रक्टर को आप यूज़ ना कर रहे हो या फिर वो प्रोग्राम अब हमें आगे एग्जीक्यूट नहीं करवाना, तो आप इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के लिए एक डिस्ट्रक्टर को भी बनाना आपके लिए कंपलसरी है, ये मान के चल लो आप। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास का नाम है सम, तो कंस्ट्रक्टर नॉर्मली बन जाता है सम। इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम इसका जो भी कोड है, जितनी मेमोरी देनी है, कोई डेटा अगर इसमें डालना है तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि डिटेल के अंदर ये पूरा का पूरा एक टॉपिक होता है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का, वो हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। बट यहाँ पे आप ये समझना कि कंस्ट्रक्टर में हमें सिर्फ सम, एक क्लास का जो नाम होगा उस नाम से कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। डिस्ट्रक्टर की क्या पहचान होती है, उसका नाम भी होता है सम, क्लास के नाम की तरह होता है, बट आगे एक टिल्ड साइन लगा होता है, और इस टिल्ड साइन से हम पहचानते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर है या डिस्ट्रक्टर है। तो डिस्ट्रक्टर के लिए हम जब डिक्लेयर करते हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, ये टिल्ड वाला। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अब देखो, इसे बनाने के लिए क्लास का नाम देना है आपको, जो भी क्लास का नाम आपने दिया वो नाम दोगे आप, और एक फंक्शन वाला साइन लगाओगे। कंस्ट्रक्टर की बॉडी यहाँ पे आ जाएगी
उसी क्लास में हमें एक डिस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा, उसके नाम के आगे हमें टिल्ड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पे। अगर आप कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को पढ़ना चाहते हो, कंस्ट्रक्टर जो है वो एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का। भाई क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया है हमने तो वो मेंबर फंक्शन तो होगा। डिस्ट्रक्टर भी क्या होता है, मेंबर फंक्शन होता है, वो भी क्लास में डिफ़ाइन होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम है वो सेम होता है क्लास की तरह, डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है क्लास की तरह, बट टिल्ड साइन लगा होता है। कंस्ट्रक्टर हमें हेल्प करता है किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए या मेमोरी देने के लिए, और डिस्ट्रक्टर क्या करता है, जब भी हम डिस्ट्रक्टर कॉल्ड करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है, जो मेमोरी उसको दी थी उससे वापस ले लेता है या उस मेमोरी को वो फ्री कर देता है। कंस्ट्रक्टर कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसमें आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस आर्ग्यूमेंट को डिफ़ाइन करो, हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है। बट डिस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इस वजह से हम इसको ओवरलोड भी नहीं कर पाते, ये भी C++ का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है। कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं जब भी कोई इंस्टेंस बनता है उस क्लास का या ऑब्जेक्ट बनता है उस क्लास का, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस ऑफ क्लास बोलते हैं, इसलिए उसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ नहीं लिया। और इसके रिवर्स में डिस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं जब हमें उस इंस्टेंस की एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना हो। अब क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, बट डिस्ट्रक्टर का आप ध्यान रखना, डिस्ट्रक्टर हर एक क्लास का एक होता है, बट अगर हम उस डिस्ट्रक्टर वाली क्लास को इनहेरिट कर दें, मान लेते हैं ये कोई क्लास थी, इसको हमने दूसरी क्लास में इनहेरिट कर दिया, तो इसके सारे फंक्शन इसमें आ जाएंगे, वो डिस्ट्रक्टर भी यहाँ पे आ जाएगा। बट जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो चाइल्ड का फंक्शन ही यहाँ पे कॉल होगा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर जो पेरेंट का होगा वो कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर जो है वो एक से ज़्यादा है, अलग अलग आर्ग्यूमेंट हम इसमें दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के केस में बिल्कुल क्लियर है कि इसे ओवरलोड तो किया जा सकता है बट इनहेरिट नहीं होता ये, ठीक है। आपको हर क्लास के लिए अलग से कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, बट कंपलसरी नहीं, अगर आप नहीं बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंस्ट्रक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज। आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, या आपको वो डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम चेक कर पाएँ कि कोई मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है उसने प्रॉपर बैलेंस्ड पैरेंथेसिस लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देती हूँ, इस तरीके की कोई इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमें चेक करना है कि ये जो ओपन ब्रैकेट है इसका क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे है या नहीं है, इसके बाद इस ओपन ब्रैकेट का भी क्लोज ब्रैकेट है या नहीं है, और प्रॉपर यहाँ पे एक एक्सप्रेशन के अंदर दोनों ब्रैकेट होने चाहिए, उसके अंदर वाली एक्सप्रेशन पूरी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है या नहीं है, उसके लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो जब भी आप मैथ्स के अंदर ऐसी एक्सप्रेशन देखते हो, अगर आपको ऐसी चीज़ों में कन्फ्यूज़न है तो आप एक स्टैक नाम के डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आप ऑपरेटर जैसे जैसे एक एक करके रीड करोगे उससे ऑपरेटर को इस स्टैक के अंदर इंसर्ट करवाते रहो, और जब बाहर निकालने की बारी आएगी तब भी ये 1 बाय 1 क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। इस वजह से क्या है कि आपकी इक्वेशन मान लेते हैं कि पूरी हो गई और यहाँ पे स्टैक भी 0 हो गई, तो इसका मतलब है आपकी पूरी एक्सप्रेशन बिल्कुल बैलेंस्ड है, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे स्टैक। अब ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हाउ मैनी डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्रीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 6 डिफरेंट नोड्स। आपके पास एक ट्री है, सबसे पहले तो ट्री क्या होती है, ट्री लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा को रखते हैं, ठीक है। ये होती है इसकी नोड, और सबसे पहली नोड को बोला जाता है पेरेंट नोड। जो सबसे नीचे की नोड होती है, जिनके कोई बच्चे नहीं हैं या कोई चाइल्ड नहीं है, इनको बोला जाता है लीफ नोड। और अगर ये पेरेंट नोड है तो इसकी चाइल्ड नोड कौन सी होंगी, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों चाइल्ड नोड हैं इस पेरेंट की। अब ये दोनों भी पेरेंट होंगे तो इनकी चाइल्ड नोड कौन सी हो जाएगी, ये वाली।
इस तरीके से हम एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे बोला है कि 6 नोड हैं आपके पास, मतलब 1 2 3 4 5 6। आप 6 नोड से कितने अलग अलग तरह के ट्री बना सकते हो, और कौन सा ट्री होना चाहिए? बाइनरी सर्च ट्री। मैंने आपको मे बी लास्ट क्लास में ही एक ट्री का एग्जाम्पल या एक ट्री का एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें मैंने आपको बताया था अगर आपको ट्री वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या करना, ट्री बना के देख लेना। मानते हैं कि एक ही नोड है हमारे पास, कितनी तरह की ट्री पॉसिबल है? सिर्फ एक, बस ये नोड बन गई। अगर हमारे पास 2 नोड हैं तो हम कैसे कैसे ट्री बना सकते हैं? एक नोड हमारी ऐसे और दूसरा चाइल्ड उसका लेफ्ट में, या फिर हम एक नोड ऐसे और दूसरा चाइल्ड उसके राइट में। 2 तरह की ट्री हम बना सकते हैं। अगर आपके पास 3 नोड हैं तो आप कौन कौन सी ट्री बना सकते हो? फर्स्ट नोड मान लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नोड मान लेते हैं ये है, दूसरी नोड लेफ़्ट में, तीसरी नोड भी लेफ़्ट में, या फिर फर्स्ट नोड, दूसरी नोड लेफ़्ट में, तीसरी नोड उसके राइट में। अगली ट्री है फर्स्ट नोड, देन सेकंड नोड राइट में, इसके लेफ़्ट में तीसरी, देन फर्स्ट नोड, सेकंड नोड राइट में, उसके भी राइट में तीसरी। या फिर हम कर सकते हैं नंबर 1, नंबर 2 लेफ़्ट में, नंबर 3 राइट में। इस तरीके से हम 5 तरह के ट्री बना सकते हैं। तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। तो जितनी नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ नोड है n को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और उसका लगाना है आपको फैक्टोरियल, और डिवाइड करना है n+1 फैक्टोरियल से, गुणा करना है n फैक्टोरियल से। ठीक है, इन तीनों ही नोड के बारे में हमने अभी डिटेल के अंदर देख लिया कितने कितने ट्री पॉसिबल हैं, और इसका प्रैक्टिकल हम अब करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 2 नोड है तो n की वैल्यू है 2। अब आप देखो, 2 को गुणा करेंगे 2 से, फिर उसका फैक्टोरियल लगाएंगे, नीचे है 2 + 1 मतलब 3 का फैक्टोरियल और गुणा 2 का फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि n की वैल्यू है 2। फैक्टोरियल का मतलब अगर आपको नहीं पता तो अगर किसी नंबर के आगे फैक्टोरियल लग जाता है, हमें उतनी बार उस संख्या को गुणा करना पड़ेगा और हर बार अगली संख्या को 1 माइनस करना पड़ेगा। जैसे 3 का फैक्टोरियल मतलब इसको किससे गुणा करेंगे? इससे एक छोटी संख्या से, और 2 को गुणा करेंगे इससे एक छोटी संख्या से, लास्ट में हमें 1 तक आना है। मान लेते हैं 6 फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब है? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, आपको 1 तक आना है। इस तरह से हम फैक्टोरियल को काउंट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। 2 गुणा 2 मतलब 4 फैक्टोरियल, नीचे है 3 फैक्टोरियल और गुणा 2 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे है 3 फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका भी गुणा करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 2 गुणा 1 2 फैक्टोरियल से। अब इन संख्याओं को हम काट सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। इसका मतलब जब आपके पास 2 नोड हैं तो आप 2 तरह के ट्री बना सकते हो, और उसका प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं। नंबर 1 पे ट्री बनेगा ये वाला, और नंबर 2 पे ट्री बनेगा ये वाला। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम नोड की वैल्यू रखें 3, अगर हमारे पास नोड हो जाएं, नोड कितनी हो? 3, ठीक है, तो 2 गुणा 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 + 1 मतलब 4 का फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे, 2 तिया 6 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। ये कैसे आएगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, गुणा करेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इन संख्याओं को काट देंगे, 3 और 2 कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा? 5। देखो 5 ट्री बनेंगी यहाँ पे जब हमारे पास 3 नोड होंगी। नंबर 1 पे ट्री बनेगी ये वाली, नंबर 2 पे ये वाली,
नंबर 3 पे ये वाली, नंबर 4 पे ये और नंबर 5 पे ये। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक है, इसका हमने प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करके देख लिया। और अब आप इस फॉर्मूले को लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये नॉर्मल जो टीजीटी या पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है, नवोदय भी लेता है, इस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और वो हमेशा 6 नोड का एग्जाम्पल लेता है। 6 नोड से अगर हम इसे देखें तो देखो, ये भी हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 गुणा 6 का फैक्टोरियल बटे में हो जाएगा 6 + 1 7 का फैक्टोरियल, और गुणा करेंगे 6 का फैक्टोरियल। अब मैं आपको बात बताती हूँ। जैसे मान लेते हैं 6 का फैक्टोरियल मतलब 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि 6 को गुणा करेंगे 5, फिर 5 का फैक्टोरियल मतलब गुणा 4 का फैक्टोरियल। इसका भी मतलब क्या, इस तरीके से ये इक्वेशन बढ़ती रहेगी। तो हम इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से देखेंगे ताकि वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। 6 दूनी 12। अब 12 का फैक्टोरियल हम कब तक निकालेंगे, ताकि 7 का फैक्टोरियल नीचे हमारा कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, यहाँ रुक जाएंगे हम। अब नीचे भी है 7 फैक्टोरियल और गुणा है 6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से ये वाला 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इस 6 फैक्टोरियल को अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, काटना शुरू करेंगे। 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 3 तिया 9। नीचे की सारी वैल्यूज़ अब हमारी कैंसिल हो गई। ऊपर क्या क्या बचा है, 11 गुणा 3 गुणा 4, 11 तिया 33 गुणा 4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132। इसका मतलब है अगर आपके पास 6 नोड होती तो आप 132 तरह के बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हो, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान करना, और अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSTN इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच नेटवर्क। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। अब ये नेटवर्क आज के टाइम में हो सकता है हम ना सुने, बट आप पहले का अगर सिस्टम देखोगे तो BSNL से जैसे अगर कोई फ़ोन का कनेक्शन लेना होता था पुराने टाइम में, हम अगर कोई फ़ोन करते थे तो वो लोकल एक्सचेंज के पास जाता था, और वो एक्सचेंज वाले क्या करते थे, जहाँ पे भी वो कॉल फॉरवर्ड करनी है वो आगे उस लाइन के ऊपर कॉल को फॉरवर्ड कर देते थे। फिर लाइन कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता था, और कनेक्ट होने के बाद आपकी बात यहाँ पे होती थी, और जब तक आपकी बात हो रही है तब तक इस लाइन के ऊपर कुछ भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। ये एक तरह का कौन सा नेटवर्क यहाँ पे माना जाएगा, तो हमें सारे नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक पता होनी चाहिए। 3 तरह की होती है ये मेनली, एक होती है सर्किट स्विचिंग, एक होती है पैकेट स्विचिंग, और एक होती है मैसेज स्विचिंग, ठीक है। मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग दोनों वायरलेस टेक्नोलॉजी है। सर्किट स्विचिंग कहती है आप मुझे वायर के थ्रू, एक डेडिकेटेड वायर के थ्रू अगर आप कम्युनिकेशन करते हो, उसे कहा जाता है सर्किट स्विचिंग। और PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क जो है वो सर्किट स्विचिंग टाइप का एक नेटवर्क था, जहाँ पे फिज़िकली वायर आपको कनेक्ट करने के बाद ही आपकी लाइन कनेक्ट हो पाती थी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिंबल एंड एसोसिएटिविटी ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इन C++। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, हमें भी पता है, बराबर ही होगा। जो ये डबल बार इक्वल लगाते हैं ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये असाइनमेंट नहीं करता, कंपेयर करता है दोनों वैल्यू को। जैसे 2 क्या बराबर है 3 के, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये बराबर नहीं है। अगर मैं लिखती 3 बराबर है क्या 3 के, तो आप कहते हैं ट्रू, कि हाँ ये सही है। जब भी कोई कंडीशन चेक करनी हो तो डबल इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं, बट अगर आपको एक ही अंदर कोई 2 वैल्यू असाइन करनी है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है सिंगल इक्वल टू साइन।
और इसकी एसोसिएटिविटी कैसी होती है। मान लेते हैं यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4। तो ये सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेगा, मतलब राइट साइड से पूरी इक्वेशन को सोल्व करते हुए लास्ट में ये वैल्यू जो भी आएगी उसे असाइन करेगा a में। तो इसकी एसोसिएटिविटी कैसी हुई, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट और इक्वल टू साइन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ DDL इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ा है, हम 3 तरह की चीज़ें देखते हैं वहाँ पे। एक तो DML, एक होता है DDL। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन करना, उसके लिए क्या क्या ऑपरेटर या हम बोल सकते हैं कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। एक होता है DDL कि अगर आप कोई डेटाबेस की टेबल बना रहे हो उस टाइम पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करोगे। यहाँ पे पूछा है कौन सा एक डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, तो ड्रॉप जो है वो डेफिनेशन में हम यूज़ करते हैं। इंसर्ट और क्रिएट भी हम करते हैं, क्योंकि टेबल को क्रिएट करना है, क्रिएट कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं। ऑल्टर, अगर उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो ऑल्टर भी यूज़ करते हैं। ड्रॉप मान लेते हैं कि इस पूरी कॉलम को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो भी हम ये यूज़ लेते हैं। बट बात करें इंसर्ट की, इंसर्ट कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये कीवर्ड यहाँ पे DDL से रिलेटेड नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इंसर्ट टेबल। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेयर्स ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल आर। देखो, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो है OSI मॉडल, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल। इसमें सबसे पहले होती है फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, सबसे लास्ट में होती है एप्लीकेशन लेयर। बट अगर बात करें TCP/IP प्रोटोकॉल या मॉडल की, यहाँ पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन को मिला के एक लेयर बनाई है जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। देन होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, देन होती है नेटवर्क लेयर। बट नेटवर्क लेयर में आप यहाँ पे मेंशन करना, इसका नाम नेटवर्क लेयर ना होकर यहाँ पे होती है इंटरनेट लेयर। अब कई जगह पे तो आपको TCP/IP मॉडल के अंदर 5 लेयर देखने को मिलेंगी, कई जगह मिलेगी 4। अगर बात करेगा वो 4 की, इसका मतलब है यहाँ तक वाली लेयर, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट, ये तीनों आपको अलग अलग मिलेगी हमेशा। बात होती है कंफ्यूजिंग इन दोनों के बीच में। जहाँ पे वो आपको 5 ऑप्शन देगा, आपको ये टिक करना है, ये नहीं है, 5 लेयर आपको मेंशन नहीं है, तो आप चौथी लेयर वाला TCP/IP मॉडल सेलेक्ट कर लेना। उस 4th के अंदर उन 4 लेयर में आपको सबसे कंपलसरी है फिजिकल लेयर होनी ज़रूरी है। डेटा लिंक को हम क्या करते हैं, फिजिकल में ऐड कर देते हैं। बट अगर ये दोनों है तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ पे हम चेक करते हैं, एप्लीकेशन है, यहाँ पे डेटा लिंक भी है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, बट फिज़िकल लेयर नहीं है। जो मैंने बोला है कि बहुत बहुत कंपलसरी है फिज़िकल लेयर और ये तीनों लेयर, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। देन एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, नेटवर्क भी है और हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब फिज़िकल लेयर, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क 2 लेयर नहीं होती, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे 4 लेयर या 5 लेयर का मॉडल होता है TCP, और डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर, तो 3 नहीं होती, 4 या 5 की कंडीशन को लेकर चलते हो। कई बार क्या होता है, हमें 5 लेयर के नाम नहीं देता। ठीक है, बाकी हमें पता होना चाहिए OSI 7 लेयर का मॉडल होता है और TCP/IP 5 लेयर का मॉडल होता है। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छे लगे हैं तो आप इनको लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।